नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका द फ्रंट पर स्वागत करता हूँ। और आज पिछले 24 घंटों में जो सबसे गरमा-गरम बहस है, वो ये है कि देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ साहब ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, वो अपने आप एक बड़ा सवाल है। उसको लेकर के भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। सियासी जो गलियारा है, उसमें बहुत तरह की चर्चाएँ हैं और बहुत गर्म हैं। लेकिन इससे इतर जिस व्यक्ति को, जिस राजनेता को उपराष्ट्रपति देश का बनाया जाएगा, उसको लेकर के भी चर्चा कम गर्म नहीं है। सबसे जो आगे नाम लिया जा रहा है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और ये वाक़ई कोई मुद्दा है या फिर इसको एक तुर्रा के तौर पर फेंका गया है, इसके पीछे कोई सियासी खेल है। क्योंकि जो नाम है उसमें बिहार के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नीतीश कुमार, इस तरह के नेताओं के नाम चर्चा में हैं और तमाम जगहों पर आप इसको लेकर के बहस देख रहे होंगे। लेकिन हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं कि नीतीश कुमार का नाम अगर इस रेस में आया, तो कैसे आया? 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस बार का चुनाव बिहार में उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, यह बात प्रधानमंत्री भी कई दफा कह चुके हैं। चुनावों से ऐन पहले नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटा करके उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाना और बिहार के चुनाव में किसी नए चेहरे के साथ उतरना, ये कितना मुनासिब है और ये कितनी समझदारी भरी बात है। अगर आप बस इसी को टटोल लेंगे, तो आप मान कर चलें कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उस तरह की राजनीति में यह विकल्प जो नीतीश कुमार के नाम का आया है, ये बकवास है, ये बेसलेस है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी राजनीति जो है, वो अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ भी आप तयशुदा तौर पर इसमें कह नहीं सकते हैं। इसलिए आज संजय जी के साथ मेरी चर्चा इसी बात पर है कि नीतीश कुमार का नाम वाक़ई गंभीरता से रखा गया है। नीतीश कुमार क्या बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ कर के देश के उपराष्ट्रपति का पद सँभालेंगे? अगर सँभालेंगे तो किन शर्तों पर? क्या आगे भी उनके लिए कुछ संभावनाएँ, कुछ विकल्प रखे गए हैं? या फिर ये सिर्फ़ एक सियासी ख़याली पुलाव है? अ, संजय जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत। और जरूर। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, कल जब रात में जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा आया, उसके बाद से ही ये खबरें इस तरह से सुर्खियों में आई कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है और दिलवाने के पीछे का जो कारण है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर दे करके या शिफ्ट करके उनको बिहार में हो सकता है कि सत्ता की जिम्मेवारी किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को दी जाए, उनको बतौर मुख्यमंत्री बनाई जाए और उनके पुत्र को डिप्टी सीएम के तौर पर ये किया जाए, स्थापित किया जाए। लेकिन उस समय भी हुँ, ये खबरें थी बड़े भरोसेमंद मुझे नहीं लगी और आज सुबह से हुँ, सुर्खियों में चर्चा आने लगी कि नीतीश कुमार हो सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं हुँ, सहमत हूं आपसे कि जिस तरह से नीतीश कुमार चुनावी राजनीति को समझते हैं, जिस तरह से उनका एक अपना फेस वैल्यू है, चुनाव के वक्त में नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे पार्टी को छोड़ करके, जहां अभी गठबंधन में सीटें अभी का गुना गणित बाकी है, जहां पर कोई और निर्णय लेने की बात है। अगले मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो उनके नंबर्स तय करेंगे, लेकिन हुँ, हुँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी नीतीश कुमार जी कोई ऐसा निर्णय लेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के दो मंत्री, एक प्रेम कुमार और एक नीरज कुमार बबलू ने भी कहा कि अगर नीतीश कुमार जी ये राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर इसमें हर्ज क्या है। लेकिन हुँ, हुँ, जेडीयू के किसी नेता का, नीतीश कुमार हुँ, की हुँ, पार्टी तो जेडीयू है, तो जेडीयू के हुँ, राष्ट्रीय से लेकर के और बिहार के जो भी इनके नेता हैं, किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की या इस बात के लिए उन्होंने उम्मीद नहीं जगाई कि हाँ, नीतीश कुमार अगर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसमें बुरा क्या है। देखिए, ये तो हुँ, तय है
कि बिहार के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। उसके बाद कोई व्यक्ति बिहार से उपराष्ट्रपति का पद नहीं लिया है। अगर किसी व्यक्ति को, बिहार के किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का पद मिलता है तो इसमें हर बिहारी को एक गौरव महसूस होगा कि राजेंद्र बाबू के बाद फिर एक बार बिहार उस रायसीना हिल तक पहुंच पाया या बिहार के लोगों को वो जगह मिली। लेकिन कई नाम जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ नाम मैं और ऐड कर देता हूँ। चर्चा है आरिफ मोहम्मद खान की भी चर्चा है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के गवर्नर साहब हैं, क्या उनको उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी जा सकती है? जो कंट्रोवर्सी से हमेशा अपने को अलग रखते हैं, हरिवंश जी की भी चर्चा है कि अगर वो अभी हाँ है तो क्या उन्हें फिर उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी जा सकती है, वो उपराष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं? और रामनाथ ठाकुर की बात चल रही है कि अगर जेडीयू कोटे से ही देना है, चूंकि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, तो क्या रामनाथ ठाकुर जी को भी ये जिम्मेवारी दी जा सकती है? कई नामों की चर्चा है, बिल्कुल आपने सही कहा, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग अपनी बातों को बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, कई तरीके से मैं जब चीजों को कई एंगल से देखता हूं, हाँ एक बार नीतीश कुमार जी ने जरूर कहा था, उस समय आप चीजों को बिल्कुल नजदीक से समझे होंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी किए होंगे कि उन्होंने कहा कि करीब करीब मैं हर सदन का तो सदस्य हो गया हूं, अभी राज्यसभा का सदस्य बनना मुझे बाकी है। बीच में भी जब सरकार बन रही थी, सरकार का गठबंधन टूट रहा था, उस समय भी लग रहा था कि कहीं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति का पद दे करके उन्हें जो सक्रिय पॉलिटिक्स है बिहार का, उससे उनको किनारे कर दे और बिहार में मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी वो अपने ले ले, और दो डिप्टी सीएम की बात कर रही थी। उस समय भी एक कयास ही साबित हुआ। इस बार भी मुझे जो लगता है, धनखड़ साहब के इस्तीफे के कारण तो समझ में आ रहे हैं, ठीक है उन्होंने अपना मेडिकल ग्राउंड जरूर दिया है, ये भी तय है कि एंजियोप्लास्टी उनका एम्स में हुआ था, लेकिन कल दिन भर चालन करने के बाद शाम में एक इस्तीफा देने के पीछे के जो कई कारण अलग अलग तरीके से आए, कैसे जो किरण रिजिजू नहीं आए उनकी मीटिंग में, जेपी नड्डा कैसे शामिल नहीं हुए, या कहां से उनके ऊपर इस तरह का दबाव आया जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उस बीच में नीतीश कुमार का नाम जो फ्लोट होने लगा, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनावी मुहाने पर जहां पर बिहार अभी खड़ा है, वैसी स्थिति में बीजेपी इनको ऑफर करेगी कि आप आ जाइए और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, और नीतीश कुमार चुपचाप एग्जिट कर जाएंगे और जाकर के वाइस प्रेसिडेंट का ओथ ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, या उसके नहीं लिए लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है सक्रियता के लिहाज से और फिर उसकी अपनी सार्थकता के लिहाज से। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के पद के लिए बहुत लालायित नहीं होंगे और इस तरह के पद पर, मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके आने की इच्छा वो जताएं या उनकी पार्टी से सहमत हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। और चुनाव से आने पहले तो बिल्कुल ही नहीं है, जब सब कुछ आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत कुछ बाकी है। सीटों की साझेदारी बाकी है, जो चुनावी प्रबंधन है, जो चुनावी रणनीति होती है, वो बाकी है, नारे बाकी हैं, बहुत तरह के फैसले होना बाकी हैं, अपनी पार्टी के भीतर कैंडिडेट तय करना बाकी है। तो ज़ाहिर है कि ऐसे मौके पर नीतीश कुमार के बगैर जेडीयू का आगे बढ़ना चलना नामुमकिन है और नीतीश कुमार के लिए भी उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण नहीं है। अब सवाल ये है कि आरजेडी खेमे में इसको लेकर क्या चर्चा है? मैंने सुना है कि आरजेडी के बहुत सारे नेता यह कह रहे हैं कि अगर वो बन जाते हैं तो अच्छा रहेगा कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, वो खूब उपराष्ट्रपति बन जाए। तो ये तंज है, मजे लेने वाली बात है, या राजनीति में कोई ऐसा खेल है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आरजेडी के लिए एक एज मिल जाएगा एनडीए और जेडीयू के ऊपर चढ़ने का? देखिए, आरजेडी तो चाहेगी ही कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जो धुरी बने हुए हैं, उस धुरी से वो निकल करके और कहीं किनारे कोई जिम्मेवारी लेकर के या कोई पद उनको मिल जाए और वो उनका एग्जिट हो जाए। क्योंकि मैं बराबर कहता हूं कि नीतीश कुमार
बिहार की राजनीति में एक ऐसे धुरी है, एक ऐसे बटखरा कह लीजिए है, जो जिस पलड़े पर भी वो खड़े हो जाते हैं, जिस पलड़े पर भी वो बैठ जाते हैं, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। वो गठबंधन चाहे इंडिया का गठबंधन हो, चाहे एनडीए का गठबंधन हो, और बिहार लगातार इसका गवाह रहा है। जब वो इंडिया के साथ गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, जब एनडीए गठबंधन के साथ होते हैं तो एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो आरजेडी जिस तरह की राजनीति करती है, तो आरजेडी की राजनीति में नीतीश कुमार का किनारे होना आज भी एक टेस्टेड और एक एस्टेब्लिश्ड फेस नीतीश कुमार है। उसके सामने आरजेडी के लालू प्रसाद जरूर कहीं ठीक टिकते हैं, तेजस्वी जी का कद उनके सामने बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने को प्रूफ करके दिखाया है। दूसरी चीज, जिस तरह से बिहार में ओबीसी की राजनीति होती है, उस ओबीसी की राजनीति को अगर किसी ने फ्रैक्चर किया तो वो नीतीश कुमार ने किया। लौकुश समाज आज भी इनको अपना नायक मानता है। नीतीश कुमार के बारे में चाहे जितनी बात कर ली जाए या विपक्ष जितना भी आरोप लगा ले, लेकिन लौकुश समाज की स्वीकारिता नीतीश कुमार है, और वो एक बड़ा ओबीसी चंक है। जब नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर वो जो आरजेडी की जो जातीय गोलबंदी है वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है। अति पिछड़ा महिलाएं तो इनके साथ हैं ही, ओबीसी को भी ये फ्रैक्चर कर देते हैं जब ये लवकुश को लेकर के किनारे हो जाते हैं, और फिर ओबीसी का एक वर्ग, केवल एक जाति आरजेडी के साथ खड़ी दिखती है। भले हम लोग उसको माई कह लें कि हाँ, मुस्लिम और यादव का समीकरण उनके साथ हो जाता है। तो नीतीश कुमार जैसे ही अगर कोई पद ले लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो आरजेडी को तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। फिर ध्रुवीकरण की राजनीति आरजेडी शुरू कर देगी, बीजेपी पर सीधे अटैक करना शुरू करेगी, और एक कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं रह जाएगा। कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे, उन्होंने 1 करोड़ रोजगार की बात कर दी। चूंकि नीतीश कुमार अगर कुछ कह रहे हैं तो बिहार के मतदाताओं में ये भरोसा है कि ये कहते नहीं है बल्कि कर करके दिखाते हैं, और उन्होंने किया है। अगर बदलाव के वाहक नीतीश कुमार रहे हैं बिहार में, तो इस सच्चाई को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। साधन संसाधन का जो भी कमी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, और वो बदलाव में अभी तो चुनावी मुहाने पर फिर मैं कह रहा हूं, 35% महिलाओं के लिए डोमिसाइल की बात हो, चाहे 25 यूनिट बिजली फ्री होने की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में जाना, एक एक चीजों को अपने से नोटिस लेना, वैसी स्थिति में आरजेडी तो चाहेगी ही कि जैसे ही नीतीश कुमार किनारे होते हैं, बीजेपी पर हमें सीधे अटैक करने में सुविधा होगी, और जेडीयू में कोई ऐसा सेकंड लाइन के नेता नहीं है तैयार जिनके सहारे जेडीयू वही अस्तित्व बना करके और खड़ी हो जाएगी, जैसा कि नीतीश कुमार के साथ एक, जिसको कहते हैं ना अनोनिमस, कि वहां पर कोई डिबेट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार ने कोई चीज तय कर दी, पूरी पार्टी उसको मानने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के बाद कोई सेकंड लाइन के नेता तो जेडीयू में ऐसे दिखते नहीं है जो कोई बात, कोई राय रखेंगे और पूरी पार्टी उनके साथ एकजुट हो जाएगी। इसलिए राबड़ी देवी जी नीतीश कुमार का सक्रिय राजनीति में रहना बहुत जरूरी है, और एनडीए के वैसा चेहरा है जिनके ऊपर कोई बहुत दाग नहीं है, और उनके ऊपर भरोसा आज भी लोगों का बना हुआ है। उनकी मानसिक स्थिति या उनकी उनकी सेहत को लेकर के विपक्ष चाहे जितनी भी सवाल करे, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी एक क्रेडिबल फेस हैं, और उनके बगैर एनडीए का फिलहाल इस चुनाव में आगे बढ़ना या उतरना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन मैं सियासी राजनीति और खास करके जो लोकतंत्र में चुनावों से जुड़े हुए फैसले होते हैं, अगर उस लिहाज से देखूं तो 2 नाम बहुत ही मजबूत मुझे दिख रहे हैं। एक हरिवंश बाबू का और एक आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान का नाम मैं इसलिए रहा हूं कि बिहार के राज्यपाल हैं, जेडीयू और बीजेपी दोनों के नेताओं के साथ उनके संबंध बेहतर हैं, और वो निर्विवाद नेता हैं, बेदाग नेता हैं। चुनाव से ऐन पहले अगर कोई मुस्लिम नेता जो जेडीयू और बीजेपी दोनों में समान सम्मान रखता हो और साख उसकी बराबर हो, और बिहार में चूंकि मुस्लिम मतदाता आज की तारीख में अपनी अहमियत रखता है, तो आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेता को अगर उपराज्यपाल बनाते हैं तो बिहार के मुस्लिम तबके के भीतर भी आप एक मैसेज भेजने में कामयाब हो जाएंगे।
क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही ये सीट है। अगर उपराष्ट्रपति की सीट है, बीजेपी कोटे की है, तो बीजेपी से अगर कोई आता है, तो आरिफ मोहम्मद खान भी आ सकते हैं। मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। दूसरा नाम हरिवंश बाबू का है। हरिवंश बाबू बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच में सेतु का काम करते रहे हैं। जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, तब भी वो यहाँ थे। और उनको पद छोड़ने या पार्टी छोड़ने के लिए कभी नीतीश कुमार ने दबाव नहीं दिया। और दोनों दलों के बीच में जब गठबंधन बना और नए सिरे से दोनों दल आगे बढ़े, तो उसमें सेतु का काम हरिवंश बाबू ने किया। तो चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद की स्थितियों में बीजेपी और जेडीयू के बीच अगर खटपट हो या कहीं कोई गिरह गांठ आ जाए, तो उसको सुलझाने में हरिवंश बाबू कामयाब हो सकते हैं, या उन पर भरोसा किया जा सकता है। तो एक तो ये कि जेडीयू कोटा से हो तो हरिवंश सिंह को बना दीजिए, क्योंकि वो दोनों पार्टियों के बीच में समीकरण साध सकते हैं। और नहीं तो आप आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेता को बनाइए, जो बिहार में मुस्लिम मतदाता के बीच में एक अलग सा मैसेज भेजेगा। और ये दो नाम मुझे बहुत ही समुचित लग रहे हैं इस बार, क्योंकि अब कहीं राज्य चुनाव इस बार है नहीं। राजस्थान के चुनाव थे, तो आपने एक जाट नेता को उपराष्ट्रपति बना दिया, कहा भी कि हमने राजस्थान से जाट नेता को उपराष्ट्रपति बनाया है। अब बिहार के चुनाव हैं और वो पद फिर से खाली है, तो मुझे लगता है कि बिहार से ही होना चाहिए और बिहार पर ही जाएगा ये एनडीए। और उसमें ये दो नाम बहुत मजबूत है, हरिवंश बाबू का और आरिफ मोहम्मद खान का। आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि इस तरह की पृष्ठभूमि बिहार की रही है। रामनाथ कोविंद बिहार में ही गवर्नर थे और यहाँ से ही वो राष्ट्रपति बने। आवास तक गए हैं। तो हाँ जी, तो हो सकता है कि फिर उसकी पुनरावृत्ति हो कि गवर्नर के रूप में आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं और बड़ी बेबाक है, बड़ी साफ सुथरी छवि के व्यक्ति। चूंकि चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो शाहबानों का केस का मामला हो, जब वो मंत्रिमंडल में भी शामिल थे उस समय भी बड़ी चाहे बेबाकी वक्फ से, बोर्ड का मामला। अभी वक्फ बोर्ड का सवाल हो, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी कि पटना का एक हनुमान मंदिर से जब 4-7 अस्पताल संचालित हो सकते हैं, तो आखिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को पारदर्शी किया जा रहा है, तो इसमें किसी को बुरा मानने जैसी कोई बात तो मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, लोगों की राय क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर किसी भी बोर्ड को, चूंकि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर उसको पारदर्शी बनाया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो उनकी राय बड़ी साफ रही। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पसमानदा कार्ड बीजेपी बहुत ही मजबूती से बिहार में खेल रही है। उनको लग रहा है कि ये जो 70% पसमानदा मुस्लिम समाज है, उनके हिस्से में तो आज तक कुछ आया नहीं। इसको लेकर के भी हो सकता है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को अगर ये जिम्मेवारी दी जाए तो एक मैसेज हो सकता है, खास करके बिहार के मुस्लिम समाज में, कि ऐसा नहीं है कि आपके समाज को जब जरूरत पड़ती है या जो लोग हैं उसके लायक, उनको जगह नहीं है। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं हरिवंश बाबू को लेकर के, बिल्कुल उस समय भी बड़े कयास लगाए गए जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ और लगा कि हरिवंश बाबू इस्तीफा कर देंगे, हरिवंश बाबू से इस्तीफा ले लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने उस समय भी कुछ नहीं कहा और वो उस समय भी बहुत ही, जिसको कहते हैं कि संतुलन को बनाए रखा उन्होंने, अपने पद के संतुलन को भी बनाए रखा और पार्टी के संतुलन को भी बनाए रखा। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जिसको लगे कि पार्टी के हित में नहीं हो, और ऐसी बात भी नहीं की कि लगे कि नहीं चूंकि यह गठबंधन टूट गया है तो वो बीजेपी से अलग ये कोई बात कर रहे हो। अब आपने देखा होगा उस समय थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब नए संसद भवन का उद्घाटन की बात हो रही थी, और उस समय भी जिस तरह से उन्होंने अपने को संतुलित रखा, बैलेंस रखा, चूंकि पढ़े लिखे हुए हैं, निर्विवाद है, समझ है, संसदीय परंपरा की समझ इनको बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि जेडीयू कोटे में, चूंकि एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वह खुद बहुमत से सरकार में नहीं, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से उनको एक सरकार बनाने का मौका मिली हुई है। ये दोनों गठबंधन को किसी भी कीमत पर बीजेपी नाराज नहीं करेगी। नीतीश कुमार को तो कतई नाराज नहीं करेगी, बिहार में तो अभी बीजेपी को चुनाव में जानी है। तो अगर जेडीयू कोटे से मुझे भी लग रहा है कि अगर ये पद की जिम्मेवारी दी जाएगी
तो हरिवंश बाबू के जिम्मे ये पद दिया जा सकता है कि हाँ चलिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम इनको ये करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब भी एक उस नाम में ये शामिल है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब भी हो सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार के बारे में फिर मैं दोहरा दे रहा हूं कि जिस तरह के सीजन लीडर हैं, जिस तरह की सक्रियता उनकी राजनीति में रही है, बिहार अभी इस मुहाने पर जहां खड़ा है, चुनाव जीतने के बाद कोई सेफ एग्जिट को लेकर के नीतीश कुमार के मन में कोई बात हो मैं नहीं जानता हूं। अभी चुनाव तक तो वो किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इनके 12 सांसदों के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही है और अभी मोतिहारी की सभा में जब प्रधानमंत्री आए थे 18 को, नीतीश कुमार बिल्कुल संतुलित दिख रहे थे। कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं बोली जिसमें लगे कि नहीं नीतीश कुमार थोड़ा सा कोई ऐसी बात बोल गए जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, या उनका प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह का जो गेस्चर दिख रहा था बातचीत करते हुए, उसमें पूरी तरह से सधे हुए अंदाज में भाषण में भी और भाषण के बाद भी उन्होंने दोहराया कि अगर बिहार बेहतर कर रहा है उसमें केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो नीतीश कुमार अभी बिहार को किसी भी कीमत पर न छोड़ेंगे, इस वजह से कि उनको वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दे दी जाएगी या कोई सेफ एग्जिट हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान और हरिवंश बाबू दो नाम पर मुझे भी लग रहा है संजय जी जो चर्चा है, इस चर्चा में मैं चाहता हूं कि इसको दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि संसदीय परंपरा और लोकतंत्र में चुनाव से जुड़े हुए फैसलों को लिए जाने की जहां तक बात है, आज उपराष्ट्रपति पद के लिए बिहार को उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। एक पद जो खाली है, जैसे राजस्थान चुनाव से ऐन पहले चूंकि जाट नेता और राजस्थान यह एक संकट था, क्योंकि एक उपराज्यपाल किसी राज्य के सतपाल मलिक साहब जैसे बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी बन चुके थे और उनसे निजात पाने के लिए और मैसेज भेजने के लिए जगदीप धनखड़ की तरह का एक नेता लाया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए, और उन्होंने तब इस्तीफा दिया है जब बिहार के चुनाव सामने हैं। और इस समय बिहार ही प्राथमिकता में होगा, और बिहार में अगर दो नाम कोई हो सकते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह और आरिफ मोहम्मद खान। और मोटे तौर पर संजय जी और मेरी राय कमोबेश यही है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर बीजेपी कोटा है तो आरिफ मोहम्मद खान, अगर यह कोटा जेडीयू को बीजेपी देती है, क्योंकि चुनाव बाद और चुनाव से पहले वो जो मोल तोल रहता है कि तुम्हारा थोड़ा हमने आपके लिए कर दिया था, थोड़ा अब आपसे हम ले रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू की तरफ से उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में, और हम दोनों फिर कल जुड़ते हैं किसी से ही वैसे ही मुद्दे पर। थैंक यू।